लास्ट टाइम पावर सीरीज के न्यूमेरिकल चल रहे थे जहां पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाला जा रहा था, उसी में आगे एक और न्यूमेरिकल लिखना। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम फॉर द सीरीज summation n vary from 1 to infinity log n to the whole power n log n to the whole power n into z to the power n. Radius of convergence is radius of convergence is dash। पहला ऑप्शन है r is equal to 0, दूसरा ऑप्शन r is equal to infinity, तीसरा ऑप्शन r is equal to 2 और चौथा ऑप्शन दिया गया है r is equal to 1/2। वापस पुराने ही ट्रैक पे हम लोग चलेंगे। यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है और पावर सीरीज हमें दी गई है समेशन log n टू दी होल पावर n इंटू z टू दी पावर n। शुरुआत करते हैं इससे। सबसे पहला काम हमारा यही होगा a n को निकालना। a n का मतलब होता है कि z टू दी पावर n का कोफिशिएंट, या दूसरी भाषा में कहें तो a n का मतलब होता है कि हम जनरल टर्म का कोफिशिएंट निकाल रहे हैं। ठीक, लिखना इसमें a n इज इक्वल टू सॉल्यूशन हियर a n इज इक्वल टू सामने मौजूद है log n टू दी होल पावर n, और देखने से साफ पता चलता है अगर हम यहाँ मॉड ऑफ a n टू दी पावर 1/n अप्लाई करें तो ये n और 1/n दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लिखते हैं यहाँ से therefore 1/R is equal to limit n tending to the infinity mod of a n to the whole power 1/n। चूंकि log n रियल क्वांटिटी है इसलिए मॉड का कोई खास फर्क हमारे ऊपर पड़ेगा नहीं, अनचेंज्ड, यानी लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी। ठीक, मॉड a n की पावर 1/n। अगर यहां से मॉड a n निकालें तो मॉड a n होगा मॉड ऑफ log n टू द होल पावर n, लेकिन आज मॉड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी क्वांटिटी रियल है, इसलिए हम लोग सीधे सीधे लिख देते हैं log n टू द होल पावर n होल टू द पावर 1/n। इस n से ये n कैंसिल आउट हुआ, यानी हमारे पास केवल बचता है 1/R इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी, बाकी बची हुई चीजें log n। और साफ पता है n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर log इंफिनिटी की वैल्यू भी खुद कितनी होगी, इंफिनिटी। 1/R अगर इंफिनिटी है तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r इज इक्वल टू कितना होगा, यही लिख दे रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल R इज इक्वल टू 0। ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। इसे नोट करें तो अगला वाला करवाते हैं तुरंत। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दूसरा लिखना। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम फॉर द सीरीज summation n vary from 0 to infinity, summation n vary from 0 to infinity n √2 plus iota divided by 1 plus 2n iota, 1 plus 2n I whole to the power, no sorry, whole to the power into z to the power n।
रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज, इसे हम केवल ROC लिख दे रहे हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज डैश। ऑप्शन देखना, पहला ऑप्शन दिया जा रहा है r इज इक्वल टू 2, दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है r इज इक्वल टू 3, तीसरा ऑप्शन है r इज इक्वल टू 1 और चौथा ऑप्शन है r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0। एक सीरीज लिखी गई है समेशन n रूट 2 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 n i इंटू जेड टू दी पावर n। इस सीरीज के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। शुरुआत करते हैं फिर से वही काम, जो जनरल टर्म है उस जनरल टर्म का कोफिशिएंट या जेड टू दी पावर n का कोफिशिएंट, यही हमारे लिए a n का काम करेगा। अप्लाई करते हैं, लिखना सॉल्यूशन हियर a n is equal to n root 2 plus I divided by 1 plus 2i, ये हमारे पास a n आया। ठीक, तुरंत यहां से हम मॉड a n निकाल लेते हैं, क्योंकि मॉड a n टू द पावर 1 अपॉन n करना होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट मॉड a n इज इक्वल टू, ध्यान देना जिस दिन मॉड a n करेंगे पूरे का मॉड लगेगा। अच्छा, मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 यानी मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2, तो इसे हम सीधे यहां पर लिख दे रहे हैं मॉड ऑफ n रूट 2 प्लस i अपॉन मॉड ऑफ 1 प्लस 2i। और अगर इसे देखा जाए तो ये है मॉड a n, ठीक, इज इक्वल टू, ऊपर वाले का मॉड लिया जाए तो ये होगा अंडर रूट n रूट 2 होल स्क्वायर यानी n स्क्वायर इंटू 2 या 2n स्क्वायर प्लस 1, तो 2n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे वाले हिस्से को 1 स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, तो 4 1 5 यानी अंडर रूट 5। सॉरी कुछ गलती कर रहे हैं, चेक करते हैं एक बार फिर से। 1 प्लस 2i का मॉड, तो इसका मॉड अगर करेंगे तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, हाँ ठीक, रूट 5 अंडर रूट 5, ये हो गया मॉड a n। हाँ गलती हुई लिखने में ही गलती हुई है। हाँ, ये नीचे रूट 5 आया ना, तभी दिमाग में आ गया कि इस हिसाब से लिमिट अप्लाई करेंगे, ऊपर कहीं इन्फिनिटी का ऑप्शन नजर नहीं आता और यहाँ लिमिट अप्लाई करते ही ये गलती कर दिए हैं, n को छोड़ दिया गया है, यहाँ पर n लगा देते हैं 2in, ये कर दिया 2in, ये हुआ, तो ये बन जाएगा ये हो गया अंडर रूट में था तो होल टू दी पावर 1 अपॉन 2 अंडर रूट दिस, और यहाँ होगा 1 स्क्वायर 2 दूनी 4 4n स्क्वायर, यानी कि फिर से 1 प्लस 4n स्क्वायर टू दी पावर 1 अपॉन 2। ये गलतियां सुधार लेना, वहां पर n छूट गया था। चूंकि हमें लिमिट अप्लाई करनी है इसलिए हमारे लिए बेहतर ये होगा, ये जितना आसान हो सके पहले इसको उतना आसान कर लिया जाए। आसान करने के लिए ऊपर से 2n स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं, नीचे से 4n स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं, तो ऊपर 2n स्क्वायर नीचे 4n स्क्वायर कॉमन किया जाए, दिस इज इक्वल टू 2n स्क्वायर कॉमन होगा होल पावर 1 अपॉन 2, तो 2n स्क्वायर, यही हाल नीचे 4n स्क्वायर कॉमन होगा तो होल पावर 1 अपॉन 2, 2n स्क्वायर अपॉन 4n स्क्वायर टू दी होल पावर 1 अपॉन 2। ये बचा, अंदर में जो कुछ बच गया है उसे लिख देते हैं। अंदर में हमारे पास यहाँ बच रहा है 2n स्क्वायर कॉमन किए तो 1 प्लस 1 अपॉन 2n स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन 2n स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे वाले हिस्से में 4n स्क्वायर कॉमन किए 1 प्लस 1 अपॉन 4n स्क्वायर होल टू दी पावर 1 अपॉन n। नोट कर ली इसे फटाफट, जो बढ़ता फिरता है उसे काट कर दें, n स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 1 के 2 2 दूनी 4, यानी कुल मिला के 1 अपॉन रूट 2 बचा अपने पास। यहां से दिस इंप्लाइज दैट मॉड a n इज इक्वल टू
मॉड ए एन हमारे पास बच रहा है इस हिस्से में, 2 1 के 2 2 दूनी 4, 1/√2 या ऐसे ही लिख देते हैं अभी 1/2 की पावर 1/2, और बाकी बचा हुआ ये वाला हिस्सा, ये पूरा एज इट इज वहां पर लिख दिया जाए विद इन ब्रैकेट 1 प्लस 1/2n² अपॉन 1 प्लस 1/4n² टू द होल पावर 1/n, सॉरी 1/n, फिर गलती हुई, ये 1/n नहीं 1/2 था, 1/2 1/2, अब सही है। अगला काम लिमिट अप्लाई करने का, लिमिट अप्लाई की जाए। Therefore 1/R is equal to limit and tending to the infinity mod of a n to the whole power 1/n। ये दिमाग में रहता है, mod of a n to the power 1/n, यही गलती होती है जो 1/n लगाते चले गए थे। ठीक, अप्लाई करते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट एंड टेंडिंग टू द इंफिनिटी। ठीक, मॉड ए एन ये सामने लिखा हुआ है, पूरे टू दी पावर 1/n लगाना है, होल टू दी पावर 1/n, यानी 1/2 टू दी पावर 1/2n। इसे ध्यान से देखना, ये लिखा गया 2 की पावर 1/2, अब इस पूरे की पावर 1/n लगा रहे हैं तो ये बन जाएगा 2 की पावर 1/2n सामने मौजूद। ठीक, दूसरी तरफ आते हैं, इस हिस्से में देखना सेम कंडीशन 1/2 होल टू द पावर 1/n यानी 1/2n, तो 1 प्लस 1/2n² अपॉन 1 प्लस 1/4n² होल टू द पावर 1/2n, ये रहा। और लिमिट अप्लाई कर दो फटाफट। लिमिट अप्लाई की जाए एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, तो ध्यान देना 1/∞ दैट इज 0, यानी 1/R इज इक्वल टू 1/2 की पावर 0। इधर वाले हिस्से में देखना विद इन ब्रैकेट 1 प्लस 1/∞ 0 अपॉन 1 प्लस 1/∞ दैट इज 0 होल टू दी पावर 1/∞ दैट इज इक्वल टू 0। कुल मिलाकर के लिमिट अपने पास आती है, दिस इज इक्वल टू 1, और पलट दो तो r इज इक्वल टू 1। ये हमारे लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी r इज इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर 3। लिख लो इतना फटाफट। अगला न्यूमेरिकल नोट करना, लिखना प्रॉब्लम है। इसमें लिखना फॉर द सीरीज सीरीज दी गई है 1 प्लस 1 प्लस a इंटू बी अपॉन 1 इंटू सी, 1 प्लस a इंटू बी अपॉन 1 इंटू सी इंटू जेड टू दी पावर 1 प्लस अगला टर्म दिया गया है a प्लस 1 b प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 c प्लस 1 जेड स्क्वायर, और इस तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। ठीक, कह रहे हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज, भाई आरओसी लिख दे रहे हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज डैश, पहला ऑप्शन दिया गया है कैपिटल R इज इक्वल टू 1/2,
दूसरा ऑप्शन दिया गया है r इज इक्वल टू 1, तीसरा ऑप्शन दिया गया r इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 3, चौथा ऑप्शन दिया गया है r इज इक्वल टू 1/3। चूंकि चौक से लिख रहे हैं इसलिए हो सकता है तुम लोगों की इसमें थोड़ा सा कहीं पर देखने में दिक्कत आए, वीडियो कंप्रेस भी होगा तो क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होगी, इसलिए सुन करके भी लिखने की इसकी कोशिश करना। आज ऊपर वाले रूम में वीडियो नहीं बना रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए ऊपर वाले रूम में नहीं गए, यहीं नीचे बना रहे हैं, इसलिए मार्कर नहीं किया यहाँ सॉल्यूशन। इसलिए थोड़ी मदद मेरी तुम लोग कर दो तो थोड़ी हम कर दें तुम लोगों की। एक सीरीज लिखी गई है, इस सीरीज के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की डिमांड की जा रही है कि इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी होगी। दिक्कत यहाँ ये है कि अगर आप पहले टर्म को कंसीडर करते हैं तो हमें पहले टर्म को देखने पर कोई ऐसा रूल नहीं मिलता कि हम nवां टर्म निकाल सकें, इसलिए मजबूरी हमारी ये होगी कि हमको पहले टर्म को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। और वैसे भी बड़ी फेमस लाइन है, समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लो या उसमें मिला दो तो उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो सेम कंडीशन इस सीरीज के ऊपर है, हम जनरल टर्म को पाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, पहले वाले टर्म को छोड़ रहे हैं और आगे से हमें रूल मिल सकते हैं। अच्छा दूसरी लाइन, अगर ये मान लो थोड़ा गले के नीचे ना उतर रहा हो तो गले के नीचे ये उतारो कि हमें तलाश है किसकी, an की, और an है कौन, an है z टू दी पावर n का कोफिशिएंट। तो इसका मतलब हमको z की पावर 1 z की पावर 2 इसके कोफिशिएंट को देखते हुए z की पावर n का कोफिशिएंट अपने मर्जी से बनाना है, सॉरी अपनी मर्जी से नहीं, इस रूल के हिसाब से बनाना है कि z टू दी पावर n का कोफिशिएंट कितना होगा। चलो ट्राई करते हैं, नकल देखना किस हिसाब से चल रहे हैं। पहले वाले से देखना, कुछ लिखना मतलब यहां लिखा गया है z टू दी पावर 1, तो जिस वक्त ये z टू दी पावर 1 है उस वक्त देखो यहां पर a आया है b आया है, ठीक। अब केवल ऊपर का हिस्सा बना है। अच्छा जिस दिन यहां पर z टू दी पावर 2 हो गया उस दिन गौर करो a तो मौजूद था लेकिन उसके साथ a प्लस 1 भी आ गया। अगली बात b मौजूद है, b के साथ b प्लस 1 भी आ गया। अब इसको थोड़ा सा अलग करके लिखते हैं, इसका मतलब जब यहाँ पावर 1 थी, गौर करने की बात है, जब यहाँ पावर 1 थी तो हमारे पास a प्लस 0 मौजूद था, ये z टू दी पावर 1 है तो a प्लस 0। और जिस दिन पावर 2 होगी उस दिन देखो क्या मौजूद है, उस दिन a प्लस 0 पहले से मौजूद है, पावर 2 है, a प्लस 0 a प्लस 1 पावर 2 तो एक कम सेम। अच्छा b के लिए कोई रूल नहीं, b तो निकल आएगा अगर a पकड़ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन हम z की पावर 3 की तरफ बढ़ें तो सोचो z की पावर 3 में क्या मिलेगा, a प्लस 1 a प्लस 2। अब गौर करना, हम z की पावर 3 करेंगे, z की पावर 3 में जाएंगे तो a प्लस 0 से शुरुआत किए, a प्लस 0 a प्लस 1 a प्लस 2, मतलब जितना यहाँ पावर चढ़ रही है यहाँ a में उससे एक कम ऐड हो रहा है। तो अब z की पावर n का इसी तरीके से अगर सोचा जाए, ध्यान देना z की पावर n में हम z की पावर n का कोफिशिएंट बना रहे हैं। शुरुआत करेंगे a प्लस 0 से, a प्लस 0 a प्लस 1 और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते जितनी पावर है उससे एक कम यानी a प्लस n माइनस 1 ये ऐड हुआ। ये तो हो गया ऊपर वाले में a का टर्म। अच्छा b का टर्म देखो, a है तो b है, a प्लस 1 हुआ तो b प्लस 1 हुआ। इसका मतलब a प्लस 1 a प्लस n माइनस 1 इतना आया तो यहीं a की जगह पर b बैठा तो b के टर्म भी सज जाएंगे। वापस सुनना जिनको दिक्कत हुई है, a है तो b भी आया है, a प्लस 1 आया तो गौर करो a की जगह पर b रखो, b प्लस 1 भी आया है। इसका मतलब a प्लस 1 a प्लस 2 आएगा तो b प्लस 1 b प्लस 2 भी आएगा, यानी जितना a का फैक्टर चल रहा है उतना ही b का हिस्सा भी चल रहा है, यानी यहां से a n के ऊपर का हिस्सा हमको मिल चुका है। गौर करना, a n इज इक्वल टू a प्लस 1 और ये इस तरीके से चलते हुए a प्लस n माइनस 1। अब b के लिए देखना, b प्लस 1 इस तरीके से चलते हुए b प्लस n माइनस 1। अब नीचे वाली बात अपॉन, ध्यान देना जब z की पावर 1 था तो सिर्फ 1 आया, z की पावर 2 हुआ तो 1 इंटू 2, मतलब जितना पावर चढ़ी वहां तक पहुंचे। तो z की पावर n के लिए लिख रहे हैं 1 इंटू 2 अप टू सो ऑन चलते चलते इंटू n, ये बना। फिर ध्यान देना c के लिए देखना, a b c, a प्लस 1 b प्लस 1 c प्लस 1 एक बराबर चल रहे हैं। इसका मतलब जो ऊपर a b के लिए लिखा है वही c के लिए लिख दो।
तो c प्लस 1 इस तरीके से चलते हुए c प्लस n माइनस 1, ये रहा, ये हमारे पास a n मिल चुका है। a n आ गया, तो अब जरूरत है a n प्लस 1 की। रीजन, अगर हम यहां पर पावर 1 अपॉन n का किस्सा करते हैं तो सबकी पावर 1 अपॉन n चढ़ेगी और तब हमारे लिए यहां पर दिक्कत होनी शुरू होगी, इसलिए a n प्लस 1 वाला करते हैं। तो वहां से a अपॉन a n प्लस 1 या a n प्लस 1 अपॉन a n करेंगे तो पूरा कैंसिल आउट करेगा एक दूसरे को। लिखना, दिस इंप्लाइज दैट a n प्लस 1 इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना, एक टर्म और आगे बढ़ा देना है बस, खाली a प्लस 1 चलते चलते a प्लस n माइनस 1 और एक और आगे बढ़ा दो तो a प्लस n, ये रहा। इसी तरीके से b वाले हिस्से में b प्लस 1 सो ऑन b प्लस n माइनस 1 और एक बढ़ा दो b प्लस n होल डिवाइडेड बाई नीचे 1 इंटू 2 इंटू सो ऑन इंटू n प्लस 1 और c वाले हिस्से में c प्लस 1 अप टू सो ऑन c प्लस n माइनस 1 इंटू c प्लस n, ये मौजूद a n आ गया, a n प्लस 1 आ गया। दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके a n प्लस 1 अपॉन a n निकाला। नाउ a n प्लस 1 अपॉन a n इज इक्वल टू, ध्यान देना दिस अपॉन दिस कर रहे हैं तो कितना कितना कैंसिल आउट होगा। कुछ ऐसा सोचो, ये लिखा गया है और इनटू यहीं ऐसे लिखा है, इनटू ये हिस्सा जब नीचे आएगा तो पलट जाएगा, तो फ्लिप होकर के ये बनेगा 1 इंटू 2 इंटू n सो ऑन इंटू n और c प्लस 1 सो ऑन चलते हुए c प्लस n माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाई, ये नीचे रह जाएगा a प्लस 1 से चलते हुए a प्लस n माइनस 1 और इसी तरीके से b प्लस 1 अप टू सो ऑन b प्लस n माइनस 1। अब देखो कितना कैंसिल आउट होगा, a प्लस 1 a प्लस n माइनस 1 तक का हिस्सा इस नीचे वाले हिस्से से कैंसिल आउट हुआ पहला, फिर अगला, यानी बचा कौन, a n प्लस 1 बच गया। फिर देखना b प्लस 1 b प्लस n माइनस 1, ये पूरा हिस्सा इस नीचे वाले हिस्से से कैंसिल आउट हुआ, बचेगा कौन, b प्लस n बचा, यानी ऊपर के हिस्से में हमारे पास बच रहा है a प्लस n और b प्लस n होल डिवाइडेड बाई। अब अगला देखना, और कितना बच रहा है 1 इंटू 2 सो ऑन चलते हुए n, सो ऑन चलते हुए n, ये पूरा कैंसिल आउट हुआ। ठीक, फिर और देखना नीचे कौन बचा, n प्लस 1 बचा। अच्छा, इनमें देखना c प्लस 1 c प्लस n माइनस 1, ये कैंसिल आउट होगा किससे, c प्लस 1 c प्लस n माइनस 1 से, यानी उधर का सब कैंसिल आउट, हमारे पास केवल बचा है a प्लस n b प्लस n n प्लस 1 c प्लस n, n प्लस 1 c प्लस n। लिख लो इसे फटाफट, दो फैक्टर ऊपर दो फैक्टर नीचे। अच्छा, एक और काम कर देते हैं, यहीं पर n और n कॉमन कर देते हैं, तो n कॉमन किए, यहां पर बनता है 1 प्लस a अपॉन n, यहां से n कॉमन किए तो इधर बना 1 प्लस b अपॉन n होल डिवाइडेड बाई, नीचे से n को कॉमन किए तो यहां बनता है 1 प्लस 1 अपॉन n, इससे n को कॉमन किया तो बन गया अपने पास 1 प्लस c अपॉन n, n n n n कैंसिल आउट हुआ। अब लिमिट हम अप्लाई कर सकते हैं, मॉड लगेगा तो चूंकि अब सारे के सारे रियल हैं एक हिसाब से तो अपने ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लिखना therefore 1 अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी mod of
ए एन प्लस 1/an, दैट इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू द इंफिनिटी, ठीक, ये मिटा रहे हैं, एन टेंडिंग टू द इंफिनिटी मॉड ऑफ 1 प्लस a अपॉन n इंटू 1 प्लस b अपॉन n अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू 1 प्लस c अपॉन n मॉड। अच्छा, n टेंडिंग टू इंफिनिटी रखते ही ये 0 0 0 0 कुल मिला के बचा 1, यानी दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज दैट कैपिटल R इज इक्वल टू 1, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगले न्यूमेरिकल उठा रहे हैं, प्रॉब्लम फिर से प्रॉब्लम है डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। अच्छा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का हम मान करके चल रहे हैं कि मेरे हिसाब से रेडियस निकालने का, कन्वर्जेंसी रेडियस निकालने का लगभग न्यूमेरिकल जो हमको लग रहे थे कि टफ टाइप के हैं वो हम करवा दें। बाय द वे, अगर किसी को कोई और न्यूमेरिकल नहीं आता है तो ग्रुप पे भेज करके उसके बाद फिर पूछ लेना वहां से, वहां हम उसका सोल्यूशन दे देंगे। अभी की तारीख में मान के चलो बस इसके अलावा और कोई मेथड हम लोग नहीं इस्तेमाल करने वाले हैं, हमारा काम सब इतने से हो जाएगा। या तो हम मॉड ऑफ an टू द पावर 1 अपॉन n का काम कर लेंगे, और या तो हम फिर an प्लस 1 अपॉन an की मॉड वाला काम कर लेंगे। इन्हीं दो से मेरा काम बन जाएगा। ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि हम कब कौन सा मेथड लगाएं। जैसे ये इतनी बड़ी सीरीज आई, तो इतनी बड़ी सीरीज में अगर 1 अपॉन n चढ़ा देते तो ऐसे बड़ी गंदी वाली मौत होती। इसीलिए बेहतर ये होगा कि इसमें से मैक्सिमम कट पिट जाए, और कटने पिटने वाला काम केवल डिवाइडेशन में ही आ सकता है, इसीलिए यहाँ पर डिवाइड वाला रूल लग गया। अब हम एरिया ऑफ कन्वर्जेंसी या कह सकते हैं डोमेन ऑफ कन्वर्जेंसी निकालने की तरफ बढ़ रहे हैं। लिखना, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज ऑफ द सीरीज समेशन n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आई टू दी होल पावर n, जहां पर n वेरी कर रहा है, n वेरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ठीक, इज डैश। पहला दिया गया है, पहला ऑप्शन मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2, दूसरा ऑप्शन दिया गया है। ये बस अभी ऑप्शन वाला करवा रहे हैं, इसके बाद ना ये ऑप्शन वाला हटा करके हम सीधे कहेंगे कि फाइंड द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन सीरीज, क्योंकि ये ऑप्शन कुछ नहीं, बस जो आंसर आता है उसी आंसर को देख के उसी में थोड़ा सा चेंज करके ऑप्शन लिख दिए जाते हैं। कोई मतलब नहीं इसको बार बार लिखने का, ये हमको पढ़ने की बर्बादी सा लगता है। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 2, तीसरा ऑप्शन है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1 लेस देन √2, और चौथा ऑप्शन यहां लगा देते हैं, चौथा ऑप्शन है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 2 लेस देन √2। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। पूछ रहा है इनमें से कौन सा डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस होगा, मतलब कौन सा वो हिस्सा होगा जिस हिस्से में सीरीज कन्वर्ज करेगी। सॉल्यूशन देखना, फंक्शन की तरफ अगर निकाल डालें तो इस सीरीज का जो जनरल टर्म है, सीरीज का जनरल टर्म है n स्क्वायर
जेड स्क्वायर प्लस 1/1 + i टू द होल पावर n। चाहे तो हम इसको ऐसे सीधे भी लेकर के चल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम इस जेड स्क्वायर की जगह पर थोड़ी देर के लिए एक नया वेरिएबल मतलब जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीटा पुट कर दे रहे हैं जानबूझ करके। जिस दिन इस पे जैसे एक हिंट दे रहे हैं, हम लोग एक जगह पर लिखे थे कि कोई सीरीज कन्वर्जेंट होती है, उसकी एक नेसेसरी कंडीशन थी, और वो नेसेसरी कंडीशन थी कि लिमिट ऑफ मॉड un+1/un लेस देन 1 होना चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन आई हुई थी। तो अगर हमको डोमेन निकालना है तो हमको इसी नेसेसरी कंडीशन से काम करना पड़ेगा कि वो शर्त कौन सी होगी जब दी गई सीरीज कन्वर्जेंट होगी। एक बार वो शर्त अप्लाई कर दिए तो जिस डोमेन में हमको कन्वर्ज करना है वो डोमेन हमें मिल जाएगा। अच्छा, इसमें un+1 और un जो होता था, ये un इज द फंक्शन ऑफ z होता था, यानी ये जनरल टर्म होता था या nth टर्म होता था जो फंक्शन ऑफ z होता था, और un+1 जो होता था ये भी जनरल टर्म होता था, लेकिन ये n के बाद n+1वां टर्म होता था, फंक्शन ऑफ z होता था। तो अगर यहाँ देखें तो यहाँ सिंगल सिंगल z का फंक्शन है, अगर इससे इस हिसाब से लिया जाए तो ये बनेगा un इज द फंक्शन ऑफ z स्क्वायर, कुल मिला के रहेगा फंक्शन ऑफ z ही। तो बस ये कंफ्यूजन ना हो किसी को, इसीलिए हम z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्साई पुट करके चल रहे हैं। सॉल्यूशन में लिखना, टेकिंग z स्क्वायर इज इक्वल टू जीटा, बी गेट पुट करो, देखो कितना है, ये सीरीज बदल जाएगी, समेशन n वेरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी n स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस आयोटा टू द होल पावर n इज इक्वल टू, ये सीरीज बदल करके हो जाएगी, समेशन n वेरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी n स्क्वायर विद इन ब्रैकेट जीटा प्लस 1/1 प्लस आई टू द होल पावर n, ये रहा। और अब ये हमारे लिए un का काम करेगा, और यहां पर अगर देखें तो un इज द फंक्शन ऑफ जीटा, लिख लो इतना। un मिल चुका है, un+1 और निकाल लेते हैं यहां से, हमारा काम हो चुका है। यहां से लिखना अच्छा, अब एक काम करते हैं, क्योंकि हमको मॉड ऑफ un+1/un करना है, ये सीरीज के कन्वर्जेंस होने के लिए, किसी भी सीरीज के सीजीटी होने की जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो होती है लिमिट ऑफ मॉड un+1/n1, ये नेसेसरी कंडीशन। तो इसका मतलब हमको un+1 निकाल के उसको un से डिवाइड करना होगा। ऐसे अभी हाइपोथेटिकली इसको un मानो, पहले हम un+1 लिख रहे हैं, फिर हम un लिख रहे हैं, बीच में लाइन खींच देंगे, अपने आप पता चल जाएगा डिवाइड होने पर बचेगा क्या और जाएगा क्या। तो पहले un+1 अब यहां पर लिख रहे हैं, सो un+1 इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना, इस un में जहां जहां n है उसकी जगह n+1 लगा दो, तो ये बन जाएगा n+1 का होल स्क्वायर, अच्छा, इंटू जीटा प्लस 1/1 प्लस आयोटा टू दी होल पावर n+1, ये रहा। अब un लिख देते हैं नीचे, एंड un इज इक्वल टू, ये हो जाएगा n स्क्वायर विद इन ब्रैकेट जीटा प्लस 1/1 प्लस आयोटा टू दी होल पावर n, ठीक, डिवाइड कर दो सीधे सीधे। दिस इंप्लाइज दैट, लिख देना, दिस इंप्लाइज दैट un+1/un इज इक्वल टू कितना आएगा, ऐसे ही यहां हम डॉटेड लाइन बना देंगे। ये जब कैंसिल आउट करेंगे तो n+1 का होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यानी n+1/n का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। इसका हाल देखें, जीटा प्लस 1/1 प्लस आई होल पावर n होल पावर, ये यानी ये पूरा हिस्सा इस पावर n से कटा, ऊपर एक बच गया, यानी हमारे पास यहाँ बच रहा है
जीटा प्लस 1/1 प्लस आयोटा, ये सिर्फ इतना। अब इस पर मॉड अप्लाई करना है। मॉड ऑफ un+1/un कितना होगा? शुरुआत करें। Therefore लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी मॉड ऑफ un+1/un इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी मॉड ऑफ, इसको सुधार करके लिखते हैं। इसे सुधार करके अगर लिखा जाए तो ये लिखा जा सकता है 1+1/n का होल स्क्वायर, ठीक। और ये हो गया हमारे पास जीटा प्लस 1/1 प्लस आयोटा। ये याद रखना कि जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीटा पुट किया गया है। अप्लाई करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी mod of un+1/un इज इक्वल टू, इस हिस्से में अगर देखें n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर ये तो 1 आ गया। अच्छा, इस हिस्से में n है नहीं तो यहाँ केवल मॉड का हिस्सा रहेगा। ये बना अपने पास 1 इंटू मॉड ऑफ जीटा प्लस 1 मॉड ऑफ 1 प्लस आई, देखना मॉड ऑफ 1 प्लस आई, इसको अगर देखा जाए तो ये होता है √1² प्लस 1² दैट इज इक्वल टू √2, यानी अपॉन √2। और अब सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है? वो नेसेसरी कंडीशन लगाते हैं। सीरीज सीजीटी तब होती है जब ये पूरी की पूरी लिमिट लेस देन 1 होती है। देखना मत, अगली लाइन में लिखेंगे। लिखना गिवन सीरीज इज सीजीटी, गिवन सीरीज इज सीजीटी इफ दी गई सीरीज कन्वर्जेंट होगी यदि लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी मॉड ऑफ un+1/un लेस देन 1। लिखना दैट इज इफ, यानी सीरीज उस दिन कन्वर्जेंट होगी जिस दिन मॉड ऑफ, अब जीटा की वैल्यू रखते हैं, इसीलिए कहना हमको जीटा लेके चले ना लेके चले कोई फर्क नहीं पड़ता। जीटा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर वापस हम यहां पर रख ही दे रहे हैं। मॉड ऑफ जीटा प्लस 1/√2 लेस देन 1, दैट इज इफ मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1, जीटा की जगह जेड स्क्वायर रख दिया, √2 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इस लेस देन √2। ये लिखना। ऑप्शन देखा जाए तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1 लेस देन √2, ये तीसरा ऑप्शन ये सही है। ये डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस आ गया। लिख देना इसी तरीके से डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। This is the domain of conversion. Sorry. ये हो जाए तो अगला न्यूमेरिकल उठाया जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करना। अच्छा, अब हम ऑप्शन नहीं बना रहे हैं, अब हम सीधे सीधे डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस निकालने की बात कर रहे हैं। देखना, फाइंड द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम फाइंड द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड द रीजन ऑफ convergence
फाइंड द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज और सीरीज हमें दी गई है समेशन फैक्टोरियल n z टू द पावर n, जहां पर n वेरी कर रहा है, n इज इक्वल टू फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। पावर सीरीज लिखी गई है समेशन फैक्टोरियल n इंटू जेड टू दी पावर n, जहां n वेरी कर रहा है 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। इसके लिए हमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। शुरुआत करते हैं, फिर वही काम है। un आज की तारीख में हमको पता है, यही हमारे लिए un का काम करेगा। n की जगह n+1 रखते ही un+1 मिल जाएगा, और फिर वही किस्सा यही चलेगा, मॉड ऑफ un+1 अपॉन un का। हर एक बार रीजन निकालने में तो कोई नियम है ही नहीं, रीजन का बस एक ही नियम है, un+1 अपॉन un, और इसी से मेरा काम हो जाएगा। सॉल्यूशन लिखना, un is equal to factorial n z to the power n, तो un+1 निकालो। दिस implies that un+1 is equal to n+1 factorial z to the power n+1। देन सीधे हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, देन लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी मॉड ऑफ un+1 अपॉन un is equal to लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी मॉड ऑफ un+1 की वैल्यू पुट करते हैं, un+1 n+1 फैक्टोरियल into z to the power n divided by un factorial n z to the power n. This is equal to, इसे देखा जाए तो n+1 into factorial कैंसिल आउट, केवल बचा n+1, यानी लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी, ठीक, n+1, इस पे मॉड का कोई असर पड़ेगा नहीं। इसे देखें तो एक गलती, ये z+1 होना है, z टू दी पावर n+1 होना चाहिए, हाँ अब सही है। और यहाँ से z टू दी पावर n, z की n कैंसिल आउट, ऊपर एक z बचा हुआ है, यानी मॉड z केवल। और अब यहाँ पर दो वैल्यू हमें मिलेगी। दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना, जिस दिन पॉइंट हम लेते हैं z इज इक्वल टू 0, तो पूरी सीरीज में पॉइंट z इज इक्वल टू 0 रख दो। पूरी सीरीज z की पावर में चल रही है, z की पावर 1, z की पावर 2, z की पावर 3, z की पावर 4 अप टू सो ऑन। जिस दिन z इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, कुछ भी बैठा हो, पूरी सीरीज 0 होगी, यानी मॉड z, ये जो टोटल लिमिट है, ये z इज इक्वल टू 0 पर 0 आएगी, जो कि लेस देन 1 है। और जिस दिन z डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, उस दिन ये क्वांटिटी बची रहेगी, और ये इधर वाली क्वांटिटी भाग रही है इन्फिनिटी की तरफ, यानी इन्फिनिटी इनटू मॉड z, जो कि खुद नॉन जीरो क्वांटिटी है। ऐसी तारीख में ये लिमिट खुद इन्फिनिटी आएगी। दिस लिमिट इज इक्वल टू 0, जो कि लेस देन 1 है, ये तब के लिए है इफ या एट z इज इक्वल टू 0, और ये तब के लिए है इफ z डज नॉट इक्वल टू 0, यानी सिर्फ एक पॉइंट z इज इक्वल टू 0 ऐसा है जिस पर ये लिमिट जो आई है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी मॉड ऑफ un+1 अपॉन un, ये 1 से कम आई है। जब ये 1 से कम आती है तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है, यानी कंफर्म हो गया कि सीरीज CGT होगी z इज इक्वल टू 0 के लिए, और z इज इक्वल टू नॉन जीरो कोई भी पॉइंट होगा, सब पर ये सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। यानी अगर इसके रीजन की बात करें तो इसका रीजन केवल और केवल एक पॉइंट है, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लिख लो इसे, लैंग्वेज लिखना, लैंग्वेज में लिख देना। दिस implies that limit n tending to the infinity mod of un+1 upon un is never less than 1, ठीक, for any z except, छोड़ करके, except z इज इक्वल टू 0। सिर्फ z इज इक्वल टू 0 को अगर छोड़ दिया जाए तो ये लिमिट कभी भी लेस देन 1 आने वाली नहीं है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट गिवन सीरीज इज DGT, गिवन सीरीज इज DGT फॉर एवरी z
फॉर एवरी जेड एक्सेप्ट छोड़ करके, एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू 0। दी गई सीरीज जेड बराबर 0 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब के लिए डाइवर्जेंट होगी। अगला मेथड नेक्स्ट न्यूमेरिकल नोट करना। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम फाइंड द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस find the domain of convergence of the power series सीरीज दी गई है समेशन 2i अपॉन जेड प्लस आई प्लस 1, 2i अपॉन जेड प्लस आई प्लस 1 टू दी होल पावर n, ये सीरीज दी गई है। करें इस दी गई सीरीज के लिए डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस निकालिए। फिर वही काम, un प्लस 1 दो की डिमांड है, un सामने मौजूद है, un प्लस 1 n की जगह n प्लस 1 रख करके निकाला जा सकता है। लिखना सॉल्यूशन, देखो हियर un इज इक्वल टू, हियर un इज इक्वल टू, un अगर देखा जाए तो है 2i अपॉन जेड प्लस आई प्लस 1 टू दी होल पावर n। एक बात दिमाग में रखना, a n और u n में फर्क है। जिस दिन हम a n की बात करते हैं उस दिन हम जनरल टर्म का कोफिशिएंट लेते हैं, यानी z टू दी पावर n का कोफिशिएंट लेते हैं, और जिस दिन u n की बात करते हैं उस दिन पूरा का पूरा जनरल टर्म ही उठा लेते हैं, यानी a n इंटू z टू दी पावर n, ये पूरा कंसीडर किया जाता है। ये हमारे पास आया u n। अगली बारी u n प्लस 1 निकालने की, जहां जहां n है उसकी जगह n प्लस 1 पुट करो, un प्लस 1 मिलेगा। दिस इंप्लाइज दैट un प्लस 1 इज इक्वल टू 2i अपॉन z प्लस आई प्लस 1 टू दी होल पावर n प्लस 1, और अब डिवाइड करो। therefore लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी mod of un plus 1 upon un is equal to limit n tending to the infinity mod of un plus 1, पहले ये लिख देते हैं 2i upon z plus i plus 1 to the whole power n plus 1 upon un 2i upon z plus i plus 1 to the whole power n, ये पूरा मान, और ये कैंसिल आउट हुआ, जो हमारे पास बचता है वो लिख दे रहे हैं। सिर्फ हमारे पास बचा therefore लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी mod of un plus 1 upon un is equal to लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी mod of, सिर्फ अपने पास आ रहा है 2i अपॉन z प्लस आई प्लस 1, सिर्फ इतना बचेगा। और इसको अब सिंप्लीफाई किया जाए तो दिस इज इक्वल टू लिमिट, चूंकि यहाँ n कहीं पर भी शामिल नहीं है, तो जब n शामिल नहीं है तो आप इसको सीधे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ
2i अपॉन मॉड ऑफ z प्लस i प्लस 1, सिर्फ इतना। मॉड ऑफ 2i वो सिर्फ और सिर्फ 2 होगा और बाकी वाले हिस्से को एज इट इज छोड़ देना, यानी दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी मॉड ऑफ un plus 1 upon un is equal to 2 upon mod of z plus i plus 1, ये रहा। और हमें पता है सीरीज कन्वर्जेंट उस दिन होती है जिस दिन ये लिमिट लेस देन 1 होती है। देखना गिवन सीरीज is convergent if limit mod of un plus 1 upon un is less than 1। चलो अप्लाई करते हैं। दैट इज इफ ये उस दिन कन्वर्जेंट होगी जिस दिन 2 अपॉन मॉड ऑफ z प्लस i प्लस 1 लेस देन 1 होगा, और या इसी को पलट दिया जाए। दैट इज इफ 2 इज लेस देन मॉड ऑफ z प्लस i प्लस 1, दैट इज इफ सीरीज उस दिन कन्वर्जेंट होगी जिस दिन, चूंकि मॉड था तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो अब हम इसको सुधार करके लिखते रहे हैं। सुधार करके लिख रहे हैं तो ये होगा इफ मॉड ऑफ z, ध्यान देना, माइनस i माइनस 1 इज लेस देन 2। गौर करो तो इसका फॉर्म जो दिख रहा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है मॉड ऑफ z माइनस a लेस देन r। एक सर्किल जिसकी रेडियस कितनी है r, और उस सर्किल के अंदर का हिस्सा लिया गया है क्योंकि इक्वल टू की कंडीशन नहीं लगाई है बल्कि केवल किसकी है, लेस देन की है। तो ये सर्किल का सेंटर का काम करेगा, यानी आज की तारीख में दी गई सीरीज हर उस पॉइंट पर कन्वर्जेंट होगी, हर उस पॉइंट के लिए कन्वर्जेंट होगी जो पॉइंट एक डोमेन के अंदर आ रहे हैं। और डोमेन कौन है? डोमेन है एक सर्किल मॉड ऑफ z माइनस दिस लेस देन 2, एक ऐसी सर्किल जिसकी रेडियस 2 है और जिसका सेंटर माइनस i माइनस 1 पर है। इसी बात को लिख रहे हैं, लिखना कुछ उल्टा, ये इक्वलिटी उल्टी लगी हुई है, अरे ये ग्रेटर है। अब उल्टा बोल गया था उसमें, अगर इसको सही सलामत देखा जाए दिस ग्रेटर देन 2, इसका मतलब जो सीरीज है वो हर उस पॉइंट के लिए कन्वर्जेंट है जो एक सर्किल के बाहर का पॉइंट है। और सर्किल कैसा? जिसकी रेडियस 2 है और जिसका सेंटर माइनस i माइनस 1 है। ये कुछ ऐसा है, देखना माइनस i माइनस 1, इसका मतलब रियल एक्सिस पर चले माइनस 1 और ये यहां कहीं पर ये सेंटर है और रेडियस कितनी है? रेडियस 2 है, तो इसका मतलब यहां माइनस 1 इधर माइनस 1, कुछ ऐसा। ये सर्किल है, ये कह रहे हैं सर्किल उस दिन कन्वर्जेंट होगी, सॉरी सीरीज उस दिन कन्वर्जेंट होगी जिस दिन ये लिमिट लेस देन 1 आए। इस लिमिट के लेस देन 1 होने का मतलब है मॉड ऑफ दिस ग्रेटर देन 2 आए, यानी ये बाहर वाले पॉइंट के लिए, बाहर जो पॉइंट सेट पड़ा हुआ है यहां पर, इसमें कोई भी पॉइंट लिया जाए सब पर ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। लेकिन इस सर्किल के अंदर में अगर आते हैं तो इस सर्किल के अंदर में ये सीरीज कैसी हो जाएगी? डाइवर्जेंट हो जाएगी। वो इक्वलिटी उल्टी लगा देते हैं, ध्यान देना उसे। ठीक, लिखना ज्योमेट्रिकली इसी बात को लिख देना। दिस इंप्लाइज दैट सीरीज इज CGT for all, series is CGT for all set of points, सीरीज उन सारे के सारे सेट ऑफ पॉइंट के लिए कन्वर्जेंट होगी विच लाई फॉर ऑल सेट ऑफ पॉइंट्स z कर देना, विच लाई जो कि स्थित है, विच लाई outside the circle, which lie outside the circle
ठीक। और सर्किल कैसी, रेडियस टू सेंटर है माइनस आई माइनस 1 पर, सर्किल हुज रेडियस इज टू, हुज रेडियस इज 2 एंड सेंटर इज माइनस आई माइनस 1, फुल स्टॉप। इस सर्किल के बाहर के सारे पॉइंट के लिए सीरीज कन्वर्जेंट है और अंदर वाले पॉइंट पर सीरीज डाइवर्जेंट होगी। इसी पर इसको रोक रहे हैं। ठीक, अब इसके तुम लोग डोमेन निकालने के बाकी न्यूमेरिकल करना, जो ना आए वो तुम लोग पूछ सकते हो।